हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो अभी तक फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन आपको प्रीवियस ईयर के अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे, तो आपने आई थिंक देखे होंगे। और यदि आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो फ्रेंड्स हम लोग फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग अप्लाइड पोर्शन का मैंने आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है 2014 टू 2019। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग प्योर पोर्शन की ओर चलते हैं। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर प्योर पोर्शन, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी प्योर पोर्शन के लिए सॉल्यूशन सीरीज़ नहीं प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीरीज़ है और ये ग्रुप थ्योरी की है। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस एंड जो भी आने बाकी है वो सब आएंगी, बहुत जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। ओके, तो अब सभी हम लोग हमारा जो पैटर्न रहेगा वो सॉल्यूशन सीरीज को ही करेंगे। अब देखिए, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड नहीं कराए हैं ग्रुप थ्योरी के, तो पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा उसके साथ मैं हर चीज़ जितना आपको बता सकूंगा उतना बताने की कोशिश करूंगा, और मैं ये मान के चलूँगा कि आपने थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी पढ़ रखा है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2014 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप थ्योरी पोर्शन। ओके, तो 2014 को सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बहुत जल्दी 2015, 16 एंड 17, 18 एंड 19 तक सारा आएगा। डोंट वरी, वो अपलोडिंग चलती रहेगी। ओके, और बहुत जल्दी जल्दी आने वाला है, तो जुड़े रहिए हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले हम लोग करते थे वैसा ही करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने लगा होगा। देखिए, आपको पेपर की कोई नीड नहीं है। यदि आप फिर भी चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी का लिंक भी है एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। देखिए, टेलीग्राम में आप ऐड होंगे तो उसमें आपको एक बेनिफिट है, वहाँ पे क्विज़ चलते रहते हैं। आप क्वेश्चंस बहुत सारे मैं अपलोड करता हूँ डेली। आप वहाँ पे अपना जो स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मतलब ऑप्शंस आप टिक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कितना आता है और कितना नहीं, और दूसरों को पता भी नहीं चलता है कि आपका जो आंसर है कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐसा फंक्शन नहीं होता है, इस वजह से मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं चला पाता हूँ। ओके, तो चॉइस इज योर्स। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए रिलेशन आर वी डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। एक कोई आपको रिलेशन दे रखा है जो कि रेशनल नंबर के सेट पे डिफाइन है, और वो किस तरीके से दे रखा है, वो इस तरीके से दे रखा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ओके, तो ए रिलेशन वी इफ ए इज लेस देन बी देन दिस रिलेशन आर इज। तो आपको ये रिलेशन जो पूछा है, रिलेशन दिस आर डिफाइंड से रिलेशन, जो कि रिलेशन किस प्रकार से है कि ए इज लेस देन बी। ओके, आपको ये बताना है कि ये जो आर है वो क्या हो। फर्स्ट ऑप्शन रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में पूछ रहा है आपसे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो रिफ्लेक्सिव होता है और जो सिमेट्रिक होता है और जो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म आप देख लीजिएगा, थोड़ा सही से नहीं लिखा है, क्योंकि वीडियो अदरवाइज बताऊंगा भी और करूंगा भी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कोई ऐसा रिलेशन जो अपने आप में ही डिफाइंड हो, जैसे कोई ए टू ए रिलेशन ए, मतलब कोई ए है वो ए पे ही डिफाइन करते हैं उसे, ए रिलेशन ए निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम निकालते हैं इसके लिए। तो ए रिलेशन ए करता हूँ, तो ए रिलेशन ए कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए इज लेस देन ए। क्या ये पॉसिबल केस है? क्या ए कोई नंबर है? ये ए क्या है ये भी आपको हो सकता है डाउट हो। देखिए, ए जो होता है ये कोई नंबर्स आप ले सकते हैं, जो कि आपको कहाँ से लेने हैं, रेशनल नंबर से। कहाँ से लेने हैं? रेशनल नंबर से। और रेशनल नंबर का सेट में अब आपको बता चुका हूँ कैसा होता है, क्या होता है, रेशनल सब कुछ। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको सेम टू सेम क्वांटिटी पे यदि आप रिलेशन देखते हैं तो वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए इस कंडीशन को मैं करता हूँ। यहाँ पे क्या करना, ए टू बी था, मैंने ए टू ए निकाल रहा हूँ, इसका मतलब बी की जगह आपको ए पुट करना है, तो ए टू ए रख दिया। अब यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, क्या ये वेल डिफाइंड कंडीशन है? नहीं है, क्योंकि ए तो ए के इक्वल होता है, बट यहाँ इक्वलिटी आ ही नहीं रही है, ये लेस देन बता रहा है। डेट मीन्स ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। तो जहाँ जो रिफ्लेक्सिव आएगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होता है यदि कोई रिलेशन ए रिलेशन बी को फॉलो करता है, यदि कोई रिलेशन ए रिलेशन बी को फॉलो करेगा तो उसे इफ एंड ओनली इफ है ये बी रिलेशन ए भी इक्वल होगा।
मतलब ये जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये होगा तो ये भी होना पड़ेगा, ये है तो ये, और या फिर इसे इक्वल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या ये करेगा, तो मैं दोनों की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है, मतलब ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए जो है वो सेम होने चाहिए। तो ए रिलेशन बी निकालिए आप, ए रिलेशन बी क्या आएगा, ए रिलेशन आप बी करेंगे तो ये ए लेस देन बी आ रहा है, और जबकि बी रिलेशन ए क्या आ रहा है, बी लेस देन ए। तो क्या ये ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा हो सकता है। लेट सपोज ये मानिए कि आपने ये मान लिया, चलिए मैंने ये मान लिया, तो इसके लिए आप कुछ वैल्यूज़ ले लीजिए रेशनल नंबर से, ए बराबर 3 ले लिया और बी बराबर 4 ले लिया। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो इसे फॉलो कर देगी, क्योंकि 4 बड़ा है और 3 छोटा है, ओके। बट यही कंडीशन इसको फॉलो करनी चाहिए, तो ये तो नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब ना तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है। देन आगे बढ़ते हैं और ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, यदि आपको अभी नहीं आ रहा है तो वेट करिए, क्योंकि आप अभी तैयार नहीं है MSc एंट्रेंसेस के लिए, बट जल्दी ही ग्रुप थ्योरी के भी लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, जो कि मैं अप टू 100 लेक्चर्स तक प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब फ़ायदा और बिल्कुल फ्री होगा, कोई भी इसका आपको रुपये नहीं देना है, ठीक है ना। ज़्यादातर कोर्सेज जो मेरे चैनल पे आएंगे, ज़्यादातर मतलब 100% तो नहीं, कोई भी चीज़ नहीं होती, 99% तक सब कुछ फ्री होगा, तो आप इन्जॉय करते रहिए। बट मैथमेटिक्स को आप अंदर से फील लाएंगे तभी मेरी मैथमेटिक्स आप समझ पाएंगे, और बहुत सारे लोगों को यदि कुछ आता होगा तो ज़रूर आप समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ओके। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, देखिए आप कोई रिलेशन ए रिलेशन बी डिफाइन करना है, ओके, एंड कोई रिलेशन बी रिलेशन सी, कोई एक एनी टर्म ले लिया आपने, सी और ले लिया, एक रिलेशन आप ए रिलेशन बी कर रहे हैं एंड बी रिलेशन सी कर रहे हैं, तो ये इम्प्लाइज कर देता है सी रिलेशन बी, सॉरी ए रिलेशन सी, ठीक है। तो इसी को फॉलो करते हैं, क्या ये दोनों फॉलो करते हैं, तो क्या ये फॉलो करेगा, तो ये करना चाहिए, तभी ये क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज ये रिलेशन ट्रांजिटिव को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया। कोई रिलेशन, जैसे ये रिलेशन जो दिया ए और बी पे फॉलो कर रहा है, बी और सी पे फॉलो कर रहा है, तो ये ए और सी पे भी फॉलो करना चाहिए, ये इसका प्रॉपर्टी होती है। तो क्या ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो उसे हम देख लेते हैं, चलिए। तो ए रिलेशन बी क्या है, ए इज लेस देन बी, ओके। वी रिलेशन सी क्या है, जो आगे वाला है वो क्या है, छोटा है, दैट मीन्स बी इज लेस देन सी। तो क्या ए रिलेशन सी फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन सी। तो आप इन दोनों को मैच करके क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल कर पा रहे हैं। कैसे, ए जो है वो बी से छोटा है और जो बी है वो सी से छोटा है, तो डेट्स मीन्स जो सी होगा ना वो हमेशा ए से बड़ा होगा, क्योंकि वो तो बी से भी बड़ा है, तो वही तो ये आ रही है। डेट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, ट्रू ऑप्शन है। तो इसका मतलब आपने क्या पाया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो भी फॉलो नहीं कर रहा, सिमेट्रिक है वो भी फॉलो नहीं कर रहा, एंड द ट्रांजिटिव रिलेशन ओनली ए रिलेशन विच फॉलोज दिस कंडीशंस, ओके। तो आप चेक कर सकते हैं। तो अब आप ऑप्शन मिलाइएगा, जहाँ मैंने पहले आपको क्वेश्चन लगाया था उस पर आप जाके, यदि आपने क्वेश्चन उतारा होगा तो मिला लोगे, नहीं उतारा तो आप पहले उतार लीजिए, देन हम चेक कर रहे हैं, ओके। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो डेट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन सेकंड पे आते हैं सिमेट्रिक, तो ये भी इनकरेक्ट क्योंकि सिमेट्रिक भी नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन सही है, डेट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम फोर्थ को चेक नहीं करेंगे, वाई, क्योंकि जो BHU पेपर होता है उसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन आते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। कि क्यों, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन क्यों करें हम चेक, समझ रहे हैं ना, तो उसका टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं और इसको अरेंज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, हो सकता है आपको कुछ नया, यदि आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो डोंट वरी, आपका टाइम वेस्ट, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको हो सकता है नया कुछ सीखने को मिले, ओके। तो बने रहिए एंड हम लोग फास्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, द सेकंड क्वेश्चन इज, आपसे ये पूछ रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, विच इज़ नॉट नेसेसरी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। मतलब आपने यदि नॉर्मल का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आप इसे इजीली कर पाओगे। तो आपके लिए ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, मतलब विच इज़ नॉट नेसेसरी
ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। मतलब किसी ग्रुप का आपको नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब देखिए, कोई ग्रुप है उसको नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है तो ग्रुप तो चाहिए चाहिए, तो फर्स्ट तो नेसेसरी है भाई, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे बिना, ये ग्रुप थ्योरी का यही बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिना लिखे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो चाहिए चाहिए। आइडेंटिटी का तो यूज ही होता है, ये सभी आप लोग यदि नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ रखा है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। और सेंटर ऑफ ग्रुप, क्योंकि नॉर्मल आप जब भी निकालोगे तो उसमें सेंटर होता है, ये होता है, ठीक है, नॉर्मल में उसका यूज होता है। अब बचा लास्ट क्या है, यदि आप देखिए, यदि आपको एलिमेंट्स वगैरह दिए हैं तो आप नॉर्मलाइजर का बिना यूज करे भी क्लास इक्वेशन वगैरह से आप इसका निकाल सकते हो। देखिए अभी आपको हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट इसका जो आंसर होगा उसमें ये पूछा नॉट नेसेसरी, याद रखना। तो ऊपर की जो 3 कंडीशंस हैं, देखिए आपको फोर्थ ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो जी तो हमेशा 100% ही चाहिए और आइडेंटिटी 100% चाहिए। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो याद रखें कि कभी भी नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमेशा याद रखिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल में आता ही आता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्लास इक्वेशन लिखने पे। यदि आप क्लास इक्वेशन लिख पाते हैं तो नॉर्मल भी बना दोगे, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा जो नॉर्मल होता है वो एकदम क्लास, जब आप क्लास डिफाइन कर लेते हो तो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में भी आप बता सकते हो, ओके। तो नॉर्मलाइजर का यहाँ पे बहुत कम कॉन्सेप्ट लगता है, उसको एक फॉर्मूला है उसके लिए बस हम लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं है। तो डैट मीन्स जो नॉट नेसेसरी कंडीशन है वो फोर्थ ऑप्शन है, ओके। तो इसको मुझे लिखने की नीड नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी किया नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और कुछ भी आपको डिस्कशन करना है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ आइए, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, द थर्ड वन। तो थर्ड वन क्वेश्चन जो है वो है आपका, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप को EN कहते हैं, और ये जो होता है वो सब ग्रुप होता है SN का, ठीक है। SN को आप परमुटेशन ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, और ग्रुप ऑफ N सिंबल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या ये अबेलियन होता है? मैं और थोड़ी नॉलेज और ले लीजिए, ये अबेलियन भी नहीं होता है, ओके। समझ में आ रहा है आपको? ये जो ग्रुप होता है वो अबेलियन नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है इसलिए कुछ नॉलेज दे दे रहा हूँ। ये भी साइक्लिक भी नहीं होता है, नॉट अबेलियन, नॉट साइक्लिक। और फिर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत हिस्ट्री है इसकी, सब कुछ पढ़ेंगे, ओके ना। ऐसे ये ग्रुप है, जो ये होता है वही होता है, ठीक है ना। तो ये अबेलियन होगा और ना ये साइक्लिक, ओके। तो देखिए एक और चीज़, ये जो n की वैल्यू होनी चाहिए, ये कब है, ये जो कंडीशन है वो कब है, मोर देन इजिकल टू 3, याद रखना। यदि ये 2 होगा या फिर 1 होगा तो ये दोनों अबेलियन और साइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एवरी प्राइम ऑर्डर जो ग्रुप होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लेस देन 3। मतलब लेस देन 3 जो ग्रुप हो, जैसे आपका 2 हुआ, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम ऑर्डर का है तो ये साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 ऑर्डर का जो ओनली ग्रुप होता है वो क्या होता है, Z2। तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, Z2 को हो जाएगा। तो ये जो बातें यदि आपको नहीं आ रही समझ में तो सब कुछ समझ में आएगा जब हम लोग वीडियो लेक्चर्स पढ़ेंगे। और जिनको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पता है तो उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे रखा है मैंने। चलिए तो अब बात करते हैं आगे की। देखिए अब इसकी कार्डिनलिटी के बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कार्डिनलिटी के बारे में बात की जाए तो इसकी कार्डिनलिटी होती है फैक्टोरियल n, ठीक है। और ये इसका सब ग्रुप होता है और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है फैक्टोरियल n/2। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड अब बात जो की जा रही है इसके 1 ऑन2 और होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बात की जा रही है। आई थिंक आपने होमोमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ रखा होगा, तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आई थिंक आप 1 ऑन2 तो आप बता सकते हैं, बट होमोमॉर्फिज्म में आप फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको समझ में आए, बट नहीं आता है तो इसके लिए सॉरी कहूँगा आपसे। देखिए आपको एक क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट R बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड R प्लस बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके। देन द, देखिए थोड़ा सा एरर हो रहा है वहाँ, आप भी देख रहे होगे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो रही है, तो उसको पढ़ने में थोड़ी सा तकलीफ हो रहा है। देन द मैपिंग, आपको एक मैपिंग दे रखी है,
और मैपिंग किस टाइप की दे रखी है आपको, R टेंस टू R+। इसका बहुत बड़ा यूज़ है, अभी मैं बताऊंगा क्या है। कोई भी आपको मैपिंग दी जाती है तो वो फालतू में नहीं दी जाती, उसका बहुत बड़ा यूज़ होता है और यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। चलिए इज, अब आपसे ये पूछा गया है 1 है, ऑन 2 है, होमोमॉर्फिज्म में, इन तीनों के ऊपर कंडीशन पूछी गई, आप निकाल लीजिए, देन ऑप्शन मिला लेना। तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम 1 ऑन 2 डिसाइड कर लें, तब हम फिर होमोमॉर्फिज्म पे जाएंगे। तो 1 ऑन 2 डिसाइड करने के लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आप कोई ऐसा आपको फंक्शन दिया गया है जिसका आप ग्राफ बनाना जानते हो, तो 1 ऑन 2 निकालना बहुत ही सिंपल टास्क है, ठीक है ना। वैसे तो आप सब जानते हो कि यदि 1 आपको प्रूव करना है तो f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), और इससे आप क्या प्रूव कर दो कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। मतलब डिफरेंट, यदि सेम जो ये x1 x2 सेम नहीं हुआ तो इसकी इमेज भी क्या होगी, सेम नहीं होगी। तो ये 1 के लिए है, और जो प्री इमेज वाला होता है वो 1 2 के लिए होता है। तो इससे आप एक तो यदि आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हो, बट यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे, तो मैं इससे नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको समझ में भी कम आएगा और ग्राफ वाला बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो जब कभी दोबारा कोई क्वेश्चन आया जिसका हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो उससे हम आपको बता देंगे, बट यहाँ पे हम ग्राफ से बहुत ईजिली बना सकते हैं, आपको भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन है, और शायद मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो अपलोड की थी उसमें ही आपको इसका ग्राफ भी बनाया था। तो जो ग्राफ होता है वो यही होता है, e⁻x का। देखिए ग्राफ थोड़ा सा तिरछा बन जाए तो आप थोड़ा माफ करिएगा, क्योंकि बोर्ड है, जो हाथ है वो पेन से चला हुआ है और अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है, दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो आप सभी को बनाना आता होगा, ओके। तो ये आपका e⁻x का ग्राफ है, यह सभी आप जानते हैं। अब आप मैपिंग में देखिए, आपको कहाँ पे क्या डिफाइन करना है वो चेक करना जरूर, तभी आप 1 ऑन 2 दिखाना। ऐसा नहीं कि आप अभी दिखा दो और इसे चेक ही नहीं करो, तो उसमें ही बहुत लफड़ा रहता है। तो आप करना क्या, देखिए आप जो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो r से कर रहे हैं, डेट मीन्स ये जो है वो ये है, ओके। तो x जो है वो r है, तो इसका मतलब ये पूरी रियल लाइन के ऊपर बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये तो पूरी रियल लाइन पे ही करा जा रहा है। बट जो मैपिंग डिफाइन हो रही है, मतलब जो रेंज है वो r+ है, ये चीज़ समझ रहे हैं। इसका मतलब जो बाई की वैल्यू आएगी वो आपकी r+ पे आपको देखनी है, r- पे नहीं देखनी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं देखनी, यहाँ पे देखनी है, और जो फंक्शन है वो उसी पे डिफाइन है, नीचे है ही नहीं। तो इसका मतलब हमें इस वाले पोर्शन पे बात करनी है पूरी, नीचे वाले पोर्शन पे हमें बात नहीं करनी। तो अब आपको ये देखना है कि ये फंक्शन इस डोमेन में, और ये रेंज जो डोमेन दिया गया है उसमें 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो 1 के लिए आप क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, एक खींचनी है, वो डार्क करने के लिए कहा गया है, ठीक है, दो नहीं खींची है। तो 1 लाइन आपको खींचनी है और कर्व सीधा पैरेलल खींचिएगा। यदि ये कर्व को एटमोस्ट 1 बार काटती है, मैं ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई लाइन आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचते हैं, यदि वो कोई कर्व है उसको एटमोस्ट 1 टाइम काटती है, ठीक है ना, एटमोस्ट मतलब अधिकतम 1 बार काटती है, तो वो क्या होता है, 1 हो जाता है। समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। यदि कोई लाइन आप पैरेलल डालिएगा, यदि वो, समझ में ध्यान से, यदि एक लाइन है उसके आप एक लाइन उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल आप खींचिए, जो भी आपको रीजन दिया गया है, यदि वो किसी कर्व को एटमोस्ट 1 बार कट करती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और मिनिमम 1 बार कट करती है, मिनिमम 1 बार कट करती है तो वो क्या हो जाता है, ऑन 2 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। तो ये फंक्शन जो हो गया वो 1 भी हो गया एंड ऑन 2 भी हो गया। अब ये कैसे हो गया ये आपको समझ आऊँ, क्योंकि ये जो लाइन है वो एटमोस्ट 1 बार भी कट कर रही है और मिनिमम 1 बार, मतलब एक से ज़्यादा बार कट करेगी तो फिर ऑन 2 ही होगा। एक से ज़्यादा बार भी कट करेगी तो फिर ऑन 2 होगा, बट 1 नहीं होगा। बट यहाँ पे 1 बार कट कर रही है तो 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। ऑन 2 का कंडीशन क्या है, कम से कम एक बार तो कर ही दे, इससे ज़्यादा बार भी कर देगा तो भी ऑन 2 होगा, बट एक बार करेगी हमेशा तो वो ऑन 2 भी हो जाता है 1 तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इस मैपिंग से ये 1 एंड ऑन 2 है। अब होमोमॉर्फिज्म कैसे बताना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ, यदि आप ए ऑपरेशन, ये कोई ऑपरेशन है बी पे ऐसे कर रहे हैं, उसको आप अलग अलग कर दीजिए। ये कोई दूसरा ऑपरेशन है ओ,
तो ये जो होता है वो सेम आना चाहिए। तो यही आपका होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो ये जब इक्वल, आप ये ए और बी क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ए और बी, आप एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी पे निकालते हैं जो कि फर्स्ट ऑपरेशन है, उसके इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ ए इन द सेकंड ऑपरेशन जो कि आपका इसके लिए हो, रेंज के लिए। और ये जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो आपका डोमेन के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो होमोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो ऐसे अरेंज कर देते हैं एंड चलिए। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ और हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट आपको जो ऑपरेशन दे रखा है इसके लिए वो एडिटिव दे रखा है और इसके लिए आपको क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस बी आपको निकालना है क्योंकि यहाँ पे एडिटिव यूज करना है। ये इक्वल किसके होना चाहिए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है, डेट मीन्स डॉट। ये चीज़ समझ में आई, ओके। तो ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हम कह सकेंगे ये होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो इसकी वैल्यू आप क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू इससे निकालिए, डेट मीन्स ई टू दी पावर ए प्लस बी, और यहाँ से क्या आ रही है, ई टू दी पावर ए डॉट ई टू दी पावर बी। हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, डेट मीन्स ई टू दी पावर ए डॉट ई टू दी पावर बी इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए डॉट ई टू दी पावर बी। तो ये तो दोनों सेम आ गए, तो हम क्या कहेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म भी फॉलो कर देगा। डेट मीन्स द आंसर इज 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और इसे ही हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो आइसोमॉर्फिक भी इसे ही कहते हैं, याद रखना। तो 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिक कहते हैं, जिसका साइन क्या होता है, ये, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ आइसोमॉर्फिक, जिसका हम बहुत बार यूज करेंगे, ओके। तो इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट 1 ऑन टू बट नॉट, ये नहीं। 1 ऑन टू होम बट नॉट, ये भी नहीं। ऑन टू होम बट नॉट, ये भी नहीं। द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप मैच कर सकते हैं क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं, 1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसे इरेज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर से कहूँगा यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, सीधे आके कमेंट करिए या फिर आप ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस करिए। यदि आपको डिस्कस करना है और छोटा मोटा कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको यदि 1 ऑन टू का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको नया सीखने को मिला होगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और वो वाला मेथड देखिए सबको आता है, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं करता। और जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो उसको हम उसी बेस से करेंगे, वो एक इन जनरल मेथड है, उससे तो हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। यदि आप इसको ये चेक करना चाहो ये फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, फंक्शन को चेक करने का तरीका ही बता दूँ यदि आपको नहीं आता है। जैसे ये बाई बराबर ई की पावर एक्स एक फंक्शन है ना, ये फंक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं, तो ऐसे भी कह सकते हैं पैरेलल टू बाई एक्सेस, बाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन डालिए। ये एक फंक्शन को एटमोस्ट 1 बार कट करनी चाहिए, यदि इसने 2 बार कट कर दिया तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो आप चेक कर लीजिए, हर जगह ये 1 बार कट कर रहा है, चेक कर लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी जगह 1 बार कट कर रहा है, 2 बार नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वेल डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शंस को भी बता सकते हैं ग्राफ से, 1 को भी बता सकते हैं 1 है या नहीं, ऑन टू को भी बता सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है आपके लिए नया हो, आपने नहीं पढ़ा है तो। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। द बिच ग्रुप, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बिच ग्रुप इज नॉट अवेलियन। तो ये सभी को पता है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा। यदि आपने देखा होगा पॉज करके आप सभी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है ए साइक्लिक ग्रुप, क्या साइक्लिक ग्रुप अवेलियन हो सकता है, विच इज नॉट अवेलियन। तो क्या ये अवेलियन नहीं होगा, क्या ये अवेलियन नहीं होगा। तो आपको पता है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अवेलियन ग्रुप, तो ये हमेशा अवेलियन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप, इसका मतलब ये जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि आपको वो बताना है कि अवेलियन नहीं होगा, ओके। तो एक और ये आया है तो इसके ऊपर एक और बता देता हूँ, एक स्टेटमेंट ये लिख लीजिए कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अवेलियन ग्रुप, ओके। और ये भी लिख लीजिए यदि कोई ग्रुप अवेलियन होता है तो जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो। यदि कोई ग्रुप अवेलियन होता है तो वो जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो। जैसे K4 क्लाइंस 4 ग्रुप,
ये जो ग्रुप होता है ये अबेलियन होता है बट ये साइक्लिक नहीं होता। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि अबेलियन होंगे बट वो साइक्लिक नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब देन ऐसे ही बातें जो आती रहेंगी वो मैं बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स अभी प्रोवाइड नहीं कराया बट जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सिमेट्रिक ग्रुप SN, जो अभी आपको बताया था। इसे परमुटेशन ग्रुप भी कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। तो ये SN अभी आपको होता है, ये क्या होता है, नॉन अबेलियन। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उसमें वही पूछा गया है कि नॉन अबेलियन कौन कौन सा है। और याद रखिए BHUAJ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ओनली पूछता है, तो आप यहाँ के बाद अब आगे इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर इज 6 क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर फॉर एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो आपको याद रखना है जो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है वो किस फॉर्म का होता है, Z+, याद रखना सर, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। दिस इज एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप, ओके। तो इसके पास जनरेटर का मतलब ये होता है कि ऐसा एलिमेंट जो पूरे ग्रुप को दोबारा से जनरेट कर दे। अब ये ऐसे एलिमेंट होते कैसे हैं, जैसे इसके पास तो 2 जनरेटर होते हैं, एक होता है -1 और एक होता है 1। ये जो होता है ये दोनों एलिमेंट्स इस ग्रुप को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और पहली बात ये सीखिए कि ये एक इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और यदि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे एक M लग जाता है, जिसका मतलब Z1, Z2, Z3 ये सब क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आप लिख सकते हो कि ZM वेयर M इज एन इनिशियल नंबर, ओके। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। यदि वहीं मैं Z ओनली बनाऊंगा विद पॉजिटिव ऑपरेशन, या आप कोई भी ऑपरेशन ले सकते हो बेटे, आप पॉजिटिव के साथ ही आप इसे क्या कहोगे, इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप ही कहोगे, ओके। तो इसके पास 2 जनरेटर होते हैं, और वो आता कहाँ से, इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से आता है, NA से, ठीक है। N को आप यहाँ पे क्या करिए कि पूरा मिल जाए। यदि आप 2 रख दोगे तो सब इवन मिलेंगे, इसका मतलब ऑड रह जाएंगे सारे। 3 रख दोगे तो ऑड मिलेंगे, इवन रह सकते हैं। तो इसका मतलब ओनली आपके पास 2 चॉइसेस होंगी जिससे आप पूरा सेट बना पाओगे। यहाँ पे एक बार 1 रखो, एक बार -1 रखो, ठीक है। तो ये इसकी होती है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे, अब हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसके जनरेटर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 2 है। द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये जानकारी मैं देता जा रहा हूँ, आप अपने नोट्स में यदि बना रहे हैं तो आप लिखते भी जा सकते हो। आपको आई थिंक मैं 99% श्योर हूँ कि आपको ये सब पता है, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली जा नहीं रहा, बस थोड़ा सा नॉलेज देता जा रहा हूँ, ओके। क्योंकि अब लास्ट टाइम है, आपको सब पता होगा। और कुछ भी आपको फिर पूछना है, कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप तुरंत ग्रुप में आइए और डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम है, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखना है, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिंपली सा क्वेश्चन है, जिसको मैं 1 सेकेंड में कर दूंगा। N बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। आपसे कह रहा है कोई एक ग्रुप है कोई एक सब ग्रुप है G का जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है। देन द ऑर्डर ऑफ कोसेंट ग्रुप, आपसे एक कोसेंट ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। तो कोसेंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ G/N, ये कोसेंट ग्रुप है, ठीक है। और वो ये भी कह रहा है कि जो फाइनाइट ग्रुप है, देखिए ये यदि G ये फाइनाइट होगा, लिख के आएगा तभी आप इसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो ऑर्डर ऑफ G/N जो हमेशा यदि ये फाइनाइट होगा तभी आप इसे यूज करेंगे, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ N, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप मैच कर लीजिए कौन सा है, जब ये फाइनाइट होगा तभी यूज कर पाएंगे आप। द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आगे बात करते हैं 8th ऑप्शन पे, 8th नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त। लेट N बी द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A ऑफ ए ग्रुप G। कोई एक ग्रुप है जिसका एक एलिमेंट है, A इज द एलिमेंट ऑफ G, और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 8 है। देखिए कोई A है जो कि G का क्या है, एलिमेंट है, और A का ऑर्डर आपको दे रखा है, क्या है, A का ऑर्डर आपको दे रखा है N है, ओके। अब बात कर रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ G हैज़ ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम N। इसका मतलब क्या है कि G के पास और कौन सा
ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर इस n से डिफरेंट होगा, तो वो आपको निकालना है। और उसको आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन की बात करता है कि a टू दी पावर p, क्या इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा या फिर सेम होगा। तो आप जानते हैं यदि आपको a का ऑर्डर दे रखा है तो a की पावर p का ऑर्डर कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए a टू दी पावर p को निकालने के लिए, ठीक है। तो a टू दी पावर p को कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ a अपॉन एलसीएम ऑफ या जीसीडी, ओके जीसीडी लगता है, जीसीडी ऑफ p कॉमा ऑर्डर ऑफ a, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप क्या निकाल पाओगे, ऑर्डर ऑफ ए पी के निकाल पाओगे। तो अब हम करते हैं इसे, और आपको क्या भी रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, यदि आप देख रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए की पावर पी दे रखा है और पी कह रहा है पी इज रिलेटिवली प्राइम इज एन, सॉरी टू एन। तो आपको जो पी है वो को प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। इसका मतलब जो इसमें जो प्राइम दोनों प्राइम नंबर है जिनके बीच में क्या है 1 आएगा ओनली। तो जीसीडी आप जब निकालोगे तो क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, ठीक है। तो आप इसे इरेज कर दीजिए, तो ये 1 आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो 1 का डिवाइड करेंगे, डेट मीन्स कुछ नहीं रहेगा तो ऑर्डर ऑफ ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। जो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा उसकी हेल्प से ये दोनों क्या हो गए, ऑर्डर में इक्वल आ गए। तो इसका ऑर्डर डिफरेंट तो नहीं हुआ क्योंकि वो तो एन ही आ गया, बट आपको कौन से एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए जो कि डिफरेंट हो। तो ये एलिमेंट तो इसके सेम हो गया, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है एक्स इनवर्स ए टू दी पावर एक्स। ये आपका नॉर्मल से कंडीशन आती है, ये नॉर्मल सब ग्रुप जब आप पढ़ोगे तो वो सेम टू सेम यही होता है, ठीक है। वेयर ए इज बिलोंग टू एच देन एक्स इनवर्स ए एक्स बिलोंग्स टू एच वेयर एक्स इज इन जी। तो जो एच होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है जी का, ओके। वेयर दोबारा से बोल देता हूँ, इफ मैं लिख भी देता हूँ, इफ ए इज element in G and X is element in A is element in H and X is element of G, then this is belongs to H and ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो implies that कर देते हैं कि H is normal subgroup to G, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल की कंडीशन है, वहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं द क्लास इक्वेशन से। आप नॉर्मल पढ़ेंगे जब क्लास इक्वेशन पढ़ेंगे या फिर क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप इस सबको बता सकेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बीच बीच में दे रहा हूँ क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो अभी मैं क्या कह रहा था, एक बार दोबारा देख लेता हूँ क्या लिखा था यहाँ पे, चलिए हाँ, एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आपको निकालना है, तो द ऑर्डर ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए। ये क्लास से आता है तो इसका आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं क्लास तो बताने वाला हूँ नहीं, चलिए। तो मैं बता दिया क्लास और नॉर्मल सब ग्रुप जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए, तो ये भी डिफर नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो अब बात करते हैं ए इनवर्स की। तो ए ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ये आप कैसे बताएंगे, यदि मैं यहाँ पे n को 2 ले लूँ तो इसका मतलब कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। यदि मैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट की बात करूं तो वो क्या होता है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है। देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बात बताई थी कि कोई जो एग्जाम्पल आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है वो बहुत ज़रूरी है। कोई आपको क्वेश्चन करना है तो उसके लिए एग्जाम्पल्स आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को करने में नहीं कर पाओगे। यदि आप सीधे थ्योरी से जाते हो तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओ, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी से आप क्वेश्चन में फंस सकते हो, बट ये आपके पास एग्जांपल्स हैं तो आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, ठीक है। और ये एग्जांपल से आप कॉन्ट्राडिक्ट करके बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कैसे, आपके पास n था, n की वैल्यू आप इंडिविजुअल कोई लीजिए जिससे ये जो ऑप्शन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, सॉरी। तो आसानी से आप ले सकते हैं क्या, 2 ले लीजिए। यदि मैं इसकी वैल्यू 2 ले लेता हूं तो ये ऐसा एलिमेंट हो जाएगा जो कि क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होता है। तो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट का जो इन्वर्स का ऑर्डर होता है वही उसके एलिमेंट का ऑर्डर होता है, डेट मीन्स 2 हो गया, 2 हो गया, तो ये दोनों फिर से सेम आ गए। तो एक कंडीशन ऐसी जरूर नहीं है जिनके लिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम, तो इसे भी मैं नहीं लूंगा। तो आपको अब BHU में पता है कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, डेट मीन्स द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आप उसे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। मैं 3 ऑप्शन आपको डिस्कार्ड करके दिखाए तो लास्ट ऑप्शन आपको ट्रू मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 3 ऑप्शन तक आपको डिस्कार्ड करने पड़ सकते हैं,
और हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन इसमें सेकंड ऑप्शन ही मिल गया आंसर है, ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। जिसमें अभी साइक्लिक वाला किया था ना, तो उसमें देखिए सेकंड ही ऑप्शन मिल गया था आपको एसएन वाले में, बट यहाँ पे अभी आपको सारे क्वेश्चन करने पड़े ऑप्शंस, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है उसकी बात समझ लीजिए पहले, देन आगे बढ़ते हैं। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब हो सकता है इफ इट सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो कोई रिलेशन कोई रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन तब हो सकता है कि तब वो या तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी सेटिस्फाइड करे, सिमेट्रिक रिलेशन को भी सेटिस्फाइड करे एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को भी सेटिस्फाइड करे। यदि कोई रिलेशन, ऐसे भी आप कह सकते हो, यदि कोई रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब बात करते हैं इसके आगे की, तो एक एक करके सब ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा क्या होता है। चलिए, क्योंकि इसमें कोई आपको गिवन नहीं दे रखा है, आपको बस ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि विच वन इज़ नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है ना। तो एक एक करके चेंज करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी चेक करना पड़ेगा आपको। तो आपको जो ये रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है जो किस पे डिफाइन है, एन क्रॉस एन पे डिफाइन है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। एंड आपको जो रिलेशन दे रखा है वो किस टाइप का दे रखा है, ए कॉमा वी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू द बी प्लस ए। देखिए पॉज करके आप, मैंने अभी बताया था एक जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्या होता है, तो वो आप पॉज करके दिमाग लगाइए इसे कैसे करेंगे। पॉज करिए वीडियो, प्लीज़ पॉज करिए और करके देखिए। नहीं आएगा तो आप जरूर देखिए, मैं कर रहा हूँ, बट आप पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, आपने आई थिंक किया होगा। चलिए, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया, जो ये रिलेशन है सेम टू सेम पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए टू बी ले रहा हूँ तो रिलेशन ए टू बी पे होना चाहिए। अब आप ऐसा मत करना ए टू ए ले लो, नहीं, मैंने अभी क्या बताया था, ए रिलेशन बी है ना, तो आपको क्या करना है, ए रिलेशन ए लेना है। तो मतलब ये जहाँ ये लेंगे उसी पे ये लीजिए, समझ रहे हैं ना आप, ठीक। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये रिलेशन ए कोमा बी, रिलेशन ए कोमा बी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट का लास्ट से एडिशन है, तो फर्स्ट का लास्ट से एडिशन ए प्लस बी इक्वल टू सेकंड का थर्ड से एडिशन है, तो सेकंड का थर्ड से बी प्लस ए, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये जो है सेटिस्फाइड कर गया। अब देन बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। अब ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन अभी आपको क्या बताया था, ए कोमा बी रिलेशन बी कोमा सी, सॉरी सी कोमा डी है। ये जो रिलेशन होना चाहिए इसके रिवर्स भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है वो आपको दे ही रखा है, चलिए इसके रिवर्स निकाल लेता हूँ। तो रिवर्स जो आपका है सी कोमा डी रिलेशन ए कोमा बी, ये रिलेशन निकालना है आपको, इसको निकालते हैं। जो आपका कंडीशन कैसे हो रही है, होल्ड फर्स्ट का लास्ट ए, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। देखिए यही जो आया है वही तो ये है, ए प्लस डी बी प्लस, सॉरी ये सी होना चाहिए, ये सी है फ्रेंड्स, याद रखना, ओके। तो बी प्लस सी और ए प्लस डी, ठीक है। तो ये भी आपको एक सेटिस्फाइड करके। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये रिलेशन आपको दिया गया है, ओके, 8 बी टू सी डी। अब मैं क्या ले लेता हूँ, सी डी से ई एफ। तो जो कॉन्सेप्ट है वही लगेगा, फर्स्ट का लास्ट से, तो सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करिए, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ आपको समझ में आ रहा है,
आप क्या करिए, सी और डी को एक संग लाइए, क्योंकि यहाँ पे सी और डी ही दिख रहे हैं आपको सब। तो यहाँ पे सी डी में बनाना चाहता हूँ, तो सी माइनस डी इज इक्वल टू ई माइनस एफ। ओके, और यहाँ से मैं सी माइनस डी निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगा, डी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो ये जो इक्वल है वो किसके, ए माइनस बी के, और ये जो इक्वल है वो ई माइनस एफ के, दोनों के इक्वल कर दीजिए। देन इम्प्लाइज डेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ई माइनस एफ। अब दोनों के इधर उधर ले जाएंगे तो आप क्या बना पाएंगे, इम्प्लाइज डेट ए प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस बी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है सब चीज़ें। इसके बाद ये स्टेप आ रहा है, ए प्लस एफ को क्या कहेंगे आप, ये देखिए ए प्लस एफ और ई प्लस बी आ रहा है, डेट मीन्स ए के साथ लास्ट ऐड हो रहा है और इसके साथ ये ऐड हो रहा है, तो ए के साथ बी आएगा, तो ए कोमा बी रिलेशन ई कोमा एफ। तो अब आप देख लीजिए इसका यही आएगा, फर्स्ट के साथ लास्ट ऐड हो रहा है, सेकंड के साथ थर्ड ऐड हो रहा है, तो ये जो है वो इसे हम ये लिख सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ए कोमा बी रिलेशन टू सी कोमा डी, सी कोमा डी रिलेशन टू ई कोमा एफ। तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है वो ए कोमा बी रिलेशन टू ई कोमा एफ, वही हमारा प्रूफ हो गया। दैट मीन्स हमने सारे प्रूफ कर लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये इक्विवेलेंट रिलेशन बना देगा। बट हमें जो ढूंढना है वो है नॉट इक्विवेलेंट। मैंने ये करके इसलिए दिखाया फ्रेंड्स, मुझे पता था ये कर देगा। देखिए कभी भी एडिशन टाइप का कुछ भी आएगा तो वो हमेशा कर देता है, याद रखना। कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन टाइप का कुछ आता है, देखिए सब्ट्रैक्शन में आप जरूर एक बार चेक कर लेना, उसमें हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने से कुछ कट जाए, बट एडिशन हमेशा आपको कर देगा सेटिस्फाइड। तो ये आपको चेक नहीं करना होता है, ये ट्रिक भी कह सकते हो। और यदि आप मतलब श्योर नहीं करते, यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप उसे चेक जरूर करें फास्टली। यदि आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि आप रिस्क लेके आएँ पेपर में, बट आप चेक कर सकते हैं फास्टली, तो आप जरूर करें। चलिए तो अब बात करते हैं, एक मिनट, ओके ये रहा, द रिलेशन आर डिफाइन ऑन जेड। दोस्त जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है यही क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन जेड, आप डिफाइन पे इस तरीके से डिफाइन है कि ए रिलेशन बी जो है वो ए माइनस बी के डिफाइन है, इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। तो ये आपको बहुत सिंपल सा है। यदि आप रिफ्लेक्सिव लेंगे, देखिए मैं मुँह से ही कर दूंगा, मैं आप बिल्कुल भी लिखूंगा नहीं। कैसे रिफ्लेक्सिव लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए माइनस ए करेंगे जीरो, और जीरो इवन होता है, तो चलिए सही हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो यदि देखिए ए माइनस बी करेंगे तो इवन आ रहा है, बी माइनस ए करो तो भी इवन आएगा। वो तो माइनस साइन का डिफरेंस आ सकता है ना, इवन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं ये ऑर्डर जाए, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ए माइनस बी करिए वो इवन आ रहा है, बी माइनस सी करिए वो इवन आ रहा है, तो दो इवन नंबर्स को आप जोड़ोगे, बी से भी कट जाएगा, ए माइनस सी आएगा, तो वो भी तो इवन होगा, डेट मीन ट्रांजिटिव भी फॉलो हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो यदि इसको प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में आइए। एंड आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन, द रिलेशन आपको सी दे रखा है, जो कि क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है। और आपको जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए रिलेशन बी, और आपको दे रखा है ए बी बराबर 1, ओके। और जो यहाँ से जो क्वांटिटी जा रही है नॉन जीरो रेशनल नंबर होने चाहिए, मतलब यहाँ पे आप जीरो नहीं ले सकते, ए और बी को नॉन जीरो लेना है, तो वो भी कंडीशन हम लोग सुन लेंगे। चलिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लोगे तो ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए की वैल्यूज 1 और -1 आएंगी, दोनों रेशनल नंबर है और नॉन जीरो है, सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के ए बी बराबर 1 होना चाहिए और बी ए बराबर 1 होना चाहिए, बोथ आर सेम, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया। अब बात करें ट्रांजिटिव की, तो ए बी बराबर 1 होना चाहिए और बी सी बराबर 1 होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड। अब आपको निकालना है क्या, ए और सी में कंडीशन निकालनी है, तो बी की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो। बी की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से तो 1/a आएगी, और 1/a यहाँ आप पुट करोगे तो क्या ये आ रही है, क्या ये आ रही है, ये तो C/a आने लगी। यदि आपको ये प्रूव करना है तो यहाँ पर तो आपको A.C चाहिए ना, तो ये फॉलो नहीं कर रही, डेट मीन्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें वही चाहिए था जो कि इक्विवेलेंट नहीं शो कर रहा है, ये नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव फेल कर गया। तो फ्रेंड्स द ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। चलिए
तो ये रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसे भी हम इसी सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं एवरी ईयर, तो उसको इसी में ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी दोनों इसी में पढ़ेंगे हम लोग। यदि रिंग थ्योरी का मुझे एक ही क्वेश्चन देखा ऊपर, और यदि और भी आए हैं तो आप नीचे सेक्शन कमेंट बता सकते हैं, देन मैं अगले पेपर जो सॉल्यूशन लेके आऊँगा तो उसे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, रिंग थ्योरी के मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे कल क्वेश्चन पोस्ट किए। यदि आपने उसे एंजॉय किया, उसे आपने वोट दिए हैं, उसमें वोट डाले जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल सिंपली सा समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, रिंग थ्योरी में क्या होता है फ्रेंड्स, एक रिंग होती है। रिंग क्या होती है उसे जल्दी से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई R प्लस एक ग्रुप ले लिया मैंने, ठीक है ना, R प्लस डॉट, ये रिंग है या नहीं, कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो R प्लस पे होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन पे होना चाहिए अबेलियन, ठीक। सेकंड ऑपरेशन पे होना चाहिए सेमी ग्रुप, ठीक। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करना चाहिए, और इसमें यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। देखिए, मैंने जल्दी बता दिया, ये चारों प्रॉपर्टीज हैं, तो ये क्या कर देती है, रिंग विद यूनिटी एलिमेंट शो कर देती है। अब इसे कम्यूटेटिव रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप सभी जानते ही हैं कि ए रिलेशन बी बराबर बी रिलेशन ए, ये सेम आ जाए, वो सॉरी मैं रिलेशन कह रहा हूँ, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए आ जाए, तो वो क्या हो जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो यदि ये कोई भी रिंग है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर देती है, तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करते हैं जीरो डिवाइजर और इंटीग्रल डोमेन और फील्ड क्या है। तो रिंग, क्या R प्लस डॉट ये रिंग बनाएगा, बिल्कुल बनाता है, ये रिंग है, तो ये आप याद कर सकते हैं। और बात करूं, ये तो रिंग भी है और ये फील्ड भी बना देगा, ठीक है, तो याद रखना आप, ओके। तो जब ये रिंग है, फील्ड है, तो अब ये और भी कंडीशन निकल के आएंगी, जो भी कोई ग्रुप है वो फील्ड हो जाता है, तो वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन भी हो जाता है, ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, कहाँ तक आपको बताया जाए, बट कुछ पॉइंट्स जो हैं जो बताने लायक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। हम लोग कम्यूटेटिव रिंग तक आ गए थे। अब क्या होता है जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जीरो डिवाइजर वो होता है, यदि कोई ग्रुप है, उसके दो मेंबर्स लीजिए ए और बी, मतलब दो आपने एलिमेंट लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करिएगा, यदि वो जीरो आ जाता है, यदि वो जीरो आ जाता है, कब, इफ ना तो ए जीरो हो ना ही बी जीरो हो, तो इसे हम कहते हैं जीरो डिवाइजर। अब आप कहोगे ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, तो ये कभी जीरो आ नहीं सकता। फ्रेंड्स, आ सकता है, कैसे, यदि मैं जेड एम कोई लूं और एम प्राइम ना हो, तो ये जीरो आ जाएगा, याद रखना ये चीज़, ठीक है। आप इसमें जैसे कोई इवन Z4 ले लो, आप Z6 ले लो आप, तो इन सब में आप इनके एलिमेंट कोई भी दो उठा लेना और उनका मल्टीप्लिकेशन करना, आप हमेशा जीरो पालोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं 3 और 2 ले लूँ, तो 3 2 6 हो जाएगा, और 6 पे क्या हो जाएगा, जीरो टेंस कर जाएगा। बट ये ना तो 3 जीरो है और ना ही 2 जीरो है, डेट मीन्स आप इसे बना सकोगे। और जब ये कंडीशन होल्ड कर जाती है, तो वो जो ग्रुप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, जीरो डिवाइजर हो जाता है। और कोई भी रिंग जीरो डिवाइजर हो जाती है, तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती, ठीक है। अब कोई भी जो ग्रुप है या कोई कम्यूटेटिव रिंग है, वो जीरो डिवाइजर फॉलो कब नहीं करती, यदि ये जो चीज़ है वो जीरो तो हो बट इसको फॉलो नहीं करे, मतलब या तो ए जीरो हो और बी जीरो हो, ठीक है। मतलब कभी इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो, बट इनमें से कोई एक जीरो होना आवश्यक है। यदि ये आवश्यक है तो ये जीरो डिवाइजर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या फॉलो कर देगा, इंटीग्रल डोमेन फॉलो कर देगा। तो उसी कम्यूटेटिव रिंग को क्या कहने लगते हैं हम लोग, इंटीग्रल डोमेन कहने लगते हैं, ओके। तो फील्ड तो आपने आई थिंक फील्ड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, जो मैंने अभी सेमी ग्रुप लिखा था उस पर भी आप लिख लेना अबेलियन ग्रुप, तो वही उसको फील्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जो दो ऑपरेशन जो होते हैं कोई भी ग्रुप में, वो दोनों ऑपरेशन पे अबेलियन ग्रुप जो सेट है वो दोनों ऑपरेशन पे अबेलियन ग्रुप करने लगता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूनिटी एलिमेंट, तो एक फील्ड बन जाता है, ठीक है। और ऐसे भी आप कह सकते हो, यदि कोई कम्यूटेटिव रिंग है वो डिवीजन रिंग बन जाती है। अब डिवीजन रिंग क्या होता है वो भी आप देख लो।
वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए। अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर भी पढ़ेंगे, तो उसको भी आप देखिएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। आई थिंक आप बोर नहीं हो रहे होगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कुछ भी चीज़ में डाउट हो रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ। इसके बाद सारा आपका देखिए रिंग थ्योरी भी पूरा रिवाइज होता जा रहा है, ठीक है। इससे बाहर कहीं नहीं जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए रिवीजन रिंग क्या होता है, कोई कम्यूटेटिव रिंग है, उसके सारे एलिमेंट्स उसके इन्वर्स, उसके सारे एलिमेंट्स के पास उसका इन्वर्स मिल जाता है। मतलब कोई कम्यूटेटिव रिंग, आपने जैसे आर की बात कर रहे हो आप, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी का आप इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है ना। इन्वर्स फाइंड आउट का मतलब इसके सारे इन्वर्स इसी के अंदर है, तो ये क्या हो जाता है, फील्ड बन जाता है, ओके। तो ये चीज़ आपको पता है, या फिर आप ये जो प्रॉपर्टी ये निकल के कहाँ से आती है वो मैं बताऊँ, ठीक है। एक और बार पढ़ लीजिए यदि किसी ने लिख नहीं पाया है। डिवीजन रिंग वो रिंग का मतलब होता है कोई कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, उसके सारे एलिमेंट्स इन्वर्स एलिमेंट रखते हैं, उसके सारे एलिमेंट इन्वर्स एलिमेंट रखते हैं, उसे हम डिवीजन रिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो वो क्या हो जाता है, फील्ड बन जाता है। कोई कम्यूटेटिव रिंग डिवीजन रिंग को फॉलो कर देती है तो वो फील्ड बन जाता है, ओके। अब ये कैसे होता है, देखिए जब आप सेकंड ऑपरेशन, जैसे आर प्लस तो होता ही है अबेलियन, आर प्लस डॉट निकालेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट बहुत सारे सेट, जैसे मैं बात करूँ जेड, ठीक है ना, जेड की बात करूँ तो ये जो है वो इन्वर्स नहीं निकाल पाता। आप कोई भी ले लेना एलिमेंट, उसका इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सेट के लिए ये फील्ड नहीं होता है, क्योंकि इसका इन्वर्स, इसके जो आप जब इसको डॉट के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे तो ये आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो ये जो है फील्ड नहीं करता, बट ये इंटीग्रल डोमेन कर देगा, क्योंकि ये जीरो डिवाइजर को फॉलो नहीं करेगा, ओके। तो ये इंटीग्रल डोमेन है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, बट ये फील्ड नहीं है। और वहाँ यहाँ बात की जाए तो ये क्या है, माफ़ कीजिएगा, कम्यूटेटिव रिंग भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, और ये फील्ड भी है। अब एक स्टेटमेंट तो आप डाल के भी लिख सकते हो कि कोई भी जो कम्यूटेटिव रिंग है वो फील्ड है, तो वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होती है। बट इसका जो कन्वर्स है वो नीड नॉट टू बी ट्रू, क्योंकि यहीं से आप देख सकते हैं कि कोई जैसा फील्ड है, कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो वो क्या मैंने क्या कहा आपसे, कोई फील्ड है तो वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होगा। डेट मीन्स ये आपका फील्ड है तो ये इंटीग्रल डोमेन भी हो रहा है। और मैंने आपसे क्या किया, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, कोई इंटीग्रल डोमेन है तो हमेशा फील्ड नहीं होता। जैसे ये इंटीग्रल डोमेन है बट ये फील्ड नहीं है। तो दोनों आपको कन्वर्स का भी एग्जांपल मिल गया और आपको स्टेटमेंट का भी एग्जांपल मिल गया। तो आई थिंक यही इसी के चारों ओर आपका रिंग थ्योरी घूमती है, जो कि आपको बेसिक रिंग थ्योरी है। बहुत पढ़ना बाकी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट आप इतना पढ़ के जाओगे तो PHU का जो क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आई थिंक बहुत जल्दी जल्दी मैंने बताया, हो सकता है आपके ऊपर से निकल गया हो। यदि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो उसके लिए सॉरी करना, क्योंकि आज तक मैंने इतना फास्ट आपको कहीं पढ़ाया नहीं, तो हो सकता है आपको प्रैक्टिस नहीं हो। आपने कहीं पढ़ रखा है इतना फास्ट वगैरह आप लोग बताते हैं, तो हो सकता है आपको समझ में भी आया हो, ठीक है। और कोई भी आपके डाउट है तो नीचे बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है जो वीक बच्चे होंगे उनके ऊपर से निकल सकता है जो भी मैंने बोला अभी। हो सकता है आपने वीडियो कट भी कर दी हो मेरी, या फिर आपने आगे बढ़ के देखना चालू कर दिया हो, तो ये भी चीज़ हो सकती है आपके साथ। चलिए तो अब बात करते हैं। तो देखिए बीच ये क्वेश्चन जो है, जिनको रिंग थ्योरी आपने भी इससे पहले, इस वीडियो से पहले नहीं पढ़ रखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताया द पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग फॉर्म से रिंग। आपको पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, बट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो चलिए पहले आप पढ़ लेते हैं। तो फिर सेकंड ऑप्शन है द पॉलिनोमियल ओवर एन इंटीग्रल डोमेन फॉर्म्स एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। द पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड फॉर्म्स ए फील्ड एंड ए फील्ड हैज़ नो जीरो डिवाइजर। इसमें आपको गलत बताना है, गलत कौन सा है। देखिए ये वाला आप अभी बताया था, ये कह रहा है ए फील्ड हैज़ नो जीरो डिवाइजर, मतलब क्या फील्ड के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता है। यदि ये फील्ड होगा तो ये आईडी होगा, डेट मीन्स आईडी बॉम्ब नहीं, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन होगा डेट मीन्स ये जीरो डिवाइजर को फॉलो नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट ऊपर के 3 आपको डिस्कार्ड करने में थोड़ा सा होगा दिक्कत। देखिए क्या, कोई भी पॉलिनोमियल है, देखिए एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए आप, उसके बाद ये आप आसानी से बता सकोगे। देखिए जैसे कोई इफ जो
इफ आर इज ए, जो आर होता है, इफ आर इज ए फील्ड, इफ आर इज अ फील्ड, आर फॉर रियल नंबर्स का सेट होता है, वो फील्ड को कर देता है, अभी बताया मैंने, आर इज अ फील्ड बट आर ऑफ एक्स इज नॉट ए फील्ड। और इसी की जगह आप एक स्टेटमेंट तो ये लिख लीजिए, यदि कोई आर है वो फील्ड है बट जो आर ऑफ एक्स होता है वो फील्ड नहीं होता है। अब यहीं आप एक और चीज़ लिख दीजिए, ए स्टेटमेंट लिख दीजिए। अब ये ऐसा क्यों होता है, यदि आप आर ऑफ एक्स को कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, लाइक 2+x ले लो या 2+ कुछ भी ले लो आप, इसका जब आप इन्वर्स निकालोगे तो इसके सारे एलिमेंट्स का आप इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे। आप इन्वर्स देखिए, इन्वर्स किसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है, इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब आप 1/, में ले जाओगे ना तो ये क्या करेगा, -2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो ना आप बात को, तो वहाँ से आप इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे। तो आई थिंक आपको कुछ मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। बट ये आपने रिंग थ्योरी नहीं पढ़े तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इस एग्जाम्पल से आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे। और तो सब चीज़ें हो जाएंगी, इन्वर्स में आप फंस जाओगे। बट यदि आप सब चीज़ें कर ले रहे हो तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि यदि आर तो फील्ड है तो ये तो रिंग भी होगा। तो यदि ये कम्यूटेटिव रिंग है, बट इसको कहाँ इन्वर्स में तो प्रॉब्लम है, और तो सब फॉलो कर रहा है ना, तो ये तो नॉट हटा दो, ये भी कम्यूटेटिव रिंग होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, मैं आर के ऊपर बात जरूर कर रहा हूँ, आप कोई भी साइड ले लेना, ये कम्यूटेटिव रिंग फॉलो कर देगा। समझ में आ रही है बात, ओके। अब बात करते हैं क्या इंटीग्रल डोमेन होगा। इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो होता कम्यूटेटिव रिंग ही है, बट जो पॉलिनोमियल है, आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था डिवीजर के लिए, जीरो डिवाइजर के लिए, कि कोई भी 2 एलिमेंट लो आप उस सेट के, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, जीरो आ जाना चाहिए, तो वो जीरो डिवाइजर है। आप 2 पॉलिनोमियल लो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या जीरो आएगा, क्या जीरो आएगा, कभी नहीं आएगा। तो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मतलब जीरो तभी आएगा जब दोनों पॉलिनोमियल में से कोई एक जीरो हो, बिना जीरो के जीरो नहीं आएगा। तो आप चेक कर लेना। तो जो 2 पॉलिनोमियल हैं जो कि दोनों जीरो नहीं हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं आएगा, डेट मीन्स ये हमेशा जीरो डिवाइजर को फेल करेंगी, तो ये हमेशा क्या होंगी, इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन में भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, आर इज इंटीग्रल डोमेन, तो आर ऑफ एक्स इज ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। बट जो प्रॉब्लम है वो फील्ड में है। तो अब बात करते हैं, अब आपको जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसे मैंने प्रूव नहीं किया है, बट आपको एक एग्जांपल बता दिया था और इसको मैं समझाने की कोशिश की है। इसको भी आप देखना चाहें तो कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। चलिए, आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग फॉर्म ए रिंग। तो आपको रिंग बताया था, रिंग है तो पॉलिनोमियल भी आपको रिंग फॉलो कर रही थी। एंड ऐसे ही बताया, सेकंड ऑप्शन इंटीग्रल डोमेन के ऊपर पूछा है, तो इंटीग्रल डोमेन है और आपको इंटीग्रल डोमेन फॉलो कर रही थी। बट यहाँ पे जो, ठीक है, आप इसे ही एग्जांपल लेते जाइए, आर के लेते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें इंडिविजुअल किसी को सेट नहीं कहा गया है, उसने ये कहा है रिंग के ऊपर रिंग फॉलो कराइए, तो ये हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको अब आ गया थर्ड ऑप्शन, द पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड, फॉर्म से फील्ड, ये एक फील्ड था बट इसके ऊपर हम पॉलिनोमियल ऑपरेट करा रहे हैं तो ये फील्ड नहीं बनती है। तो ये चीज़ आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है इसको डिस्कार्ड करने के लिए, ओके। आप और भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यदि आप आर ऑफ एक्स से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, सॉरी यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिख लेना, आर ऑफ एक्स भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हो कि सी के ऊपर रन करा है इसलिए आर ऑफ एक्स लिख रखा है, ठीक है, तो सही लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप दूसरे सेट के ऊपर कराना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप पी ऑफ एक्स लिख के उसके ऊपर करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हुआ वो तो सी हुआ, बट वो अनकरेक्ट ऑप्शन है, इसलिए वो सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, डेट मीन्स 11 पे। इसमें मैंने बहुत टाइम ले लिया, आई थिंक आपको बोर, यदि जिसको नहीं समझ में आया उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग हुई होगी। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात की, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ देता हूँ। एच एंड के बी फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू। तो आपको ये पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा, तो ये सभी को पता है कि ये थर्ड ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के एंड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप देख के इसको टिक कर सकते हो। तो इसके आगे बढ़ते हैं। आपसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 कैन बी यूज्ड एज ए जनरेटर ऑफ द ग्रुप। तो आपसे पूछ रहा है आपको एक 8 ऑर्डर का
साइक्लिक ग्रुप आपको दे रखा है, इसमें कितने जनरेटर होंगे, तो आप नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालना आता है, ये होता है फाई ऑफ के वेयर फॉर जेड के। यदि कोई जेड के ग्रुप है उसके जनरेटर्स आपको निकाल, ये जेड के क्यों लिया मैंने, वो साइक्लिक की बात कर रहा है। तो साइक्लिक यदि कोई ग्रुप है लाइक जेड के है तो उसके जनरेटर्स आप कैसे निकालेंगे, फाई ऑफ के से। तो ये यूलर फाई फंक्शन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करना भी बता दूंगा मैं आपको। तो इसमें 8 की बात कर रहा है, डेट मीन्स हम के की जगह क्या पुट कर लेंगे, 8 कर लेंगे। तो इसको हम देखिए सबसे पहले से प्राइम टू दी पावर्स में कन्वर्ट करिएगा, तो 2 5 ऑफ 8, ये 8 जो होता है ना, 8 को आप प्राइम टू दी पावर्स में कन्वर्ट करिएगा तो 2 टू दी पावर 3, ठीक है, डॉट आप ये जो प्राइम बनता है नीचे उसको आप 1 टाइम 1/, कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/2। यदि और कुछ बनता तो और बात कर लेते, तो ये ओपन हो गया। देन 2 टू द पावर 3 इज 1 माइनस 1/2, 2 1/2, 2 से 1 कट जाएगा, दैट मीन्स 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 होगा, 2 4 जाए 8 हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मैंने ये नीचे वाला काट दिया, आप ऊपर वाला काटना, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 है तो ये कट के 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो गया वो 4 हो गया। तो आप मैच कर सकते हैं, यदि आपने लिखा होगा तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड A, B आर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ G, ओके, देन HA बराबर HB इफ। तो ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल कंडीशन है, तो ये सब ग्रुप की आप कंडीशन लगा सकते हो, ये सब ग्रुप के लिए दिया गया, तो सिंपल सा आप पता है वन स्टेप टेस्ट, AB इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H, ठीक है। तो इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ओके। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन की। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ग्रुप थ्योरी का नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ओके। तो 1 मोर क्वेश्चन रिमेनिंग, तो उसकी बात करते हैं, देन ये आज का जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स, हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाए, बट यदि आपको नॉर्मल सब ग्रुप का जो अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इट मीन्स ग्रुप थ्योरी का आप 100 into 100% आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इतना कठिन नहीं था यदि आप ग्रुप थ्योरी में अच्छी जानकारी रखते हो और रिंग थ्योरी में, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते थे जैसा कि मैंने दिखाया। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए आपको, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप हर कोई पढ़ के नहीं जाता, बहुत से लोगों को ये बोरिंग भी लगता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था तो आई थिंक मुझे भी बहुत बोरिंग लगा था, बट आपने 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले आपको क्या दे रखा है, इफ़ H इज यानी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। तो क्वेश्चन नंबर डाल लेता हूँ, 17 है 2014 का। तो H आपको एक सब ग्रुप दे रखा है G का, और आपसे कह रहा है N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ओके। फिर आपसे पूछ रहा है कि H इंटरसेक्शन जो N होगा वो किस में नॉर्मल होगा, क्या H में होगा, N में होगा, या G में होगा, या H प्लस N। देखिए प्लस में तो कभी नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। तो इसको आपको 3 में चेक करना है, N में, H, N और G में। तो चेक करते हैं। अब ये कैसे चेक करना है वो कॉन्सेप्ट बहुत मस्ट है। देखिए नॉर्मल जो सब ग्रुप है उसका पहले चीज़ देख लीजिए, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कहता हूँ नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप जैसे मुझे दिखाना है, मैं कोई एक सब ग्रुप ले रहा हूँ A, ये एक नॉर्मल है B में, दिस इज द साइन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, ओके। तो A जो ग्रुप है वो B में नॉर्मल है, या तो आप कैसे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं A जो सब ग्रुप है वो B में नॉर्मल है, ओके। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, X इनवर्स AX एलिमेंट ऑफ A, ध्यान से देखिएगा, वेयर for all X belongs to B and A belongs to A, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो अंदर का ये जो A आ रहा है वो कहाँ से आएगा, A से आएगा, बट जो X इनवर्स हो, ये X लिखा है, ये जो X आएगा वो बिलोंग करेगा B को। डेट मीन्स फॉर ऑल X बिलोंग्स टू B, मतलब जो ग्रुप है उसमें तो X बिलोंग करेगा, बट जो ये एलिमेंट जो आप बता रहे हो वो कहाँ से करेगा, इस साइड से, जो कि उसमें नॉर्मल है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। अब इसी डेफिनेशन को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई, ओके।
तो नॉर्मल सब ग्रुप आपको समझ में आया कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में नहीं आया, यदि आपने एक बार पढ़ रखा है तो जरूर समझ में आएगा। ओके, तो आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ कट कर दीजिए, क्योंकि यदि आप हो रहे हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा, यदि आप सीखने को इच्छुक हैं तो आप ज़रूर सीख सकते हैं यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रूव करना है, तो अब आपको जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसको पहले समझिएगा क्या दे रखा है। तो आपको जो दे रखा है वो क्या है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आप सब जानते ही हो कि जो एलिमेंट एच में होंगे वो सब एलिमेंट जी में होंगे। और क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, सब ग्रुप यही होता है कि जी के कुछ एलिमेंट लेके एच बनाया जाता है। दैट मीन्स एच में जितने एलिमेंट होंगे वो सब जी के एलिमेंट होंगे। तो अब बात करते हैं एन इज नॉर्मल। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे अभी मैंने डेफिनेशन लिखी थी वही मैं लिखने जा रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा, मैंने वहाँ एक्स लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप एक्स लो, बी लो, सी लो, डी लो, चलिए एक्स ले लेते हैं। तो क्योंकि एक्स लिखा था, अदरवाइज आप दिक्कत कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक्स इनवर्स वही ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स इनवर्स ए एक्स, ओके, एलिमेंट ऑफ एन, ओके, फॉर ऑल। ध्यान से देखिएगा, जो x है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g एंड a बिलोंग्स टू n। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये आपको जो दिया गया है, ये जो चीज़ें हैं वो आपको दी गई हैं, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि इनमें से कौन सा सही है। ओके, सबसे मैं लेता हूँ, मैं एन लूँ या जी लूँ, क्या एच ले लूँ, चलिए मैं एन लेता हूँ। अब ये एन क्यों लिया अभी समझ में आएगा आपको। चलिए अब यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी में जो है वो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी है, इसका मतलब क्या है, आपको एच इंटरसेक्शन एन के बारे में बताना है। तो एन जो एच इंटरसेक्शन एन है वो बेसिकली है क्या, यदि मैं आपको ये जो ए एलिमेंट है, जो आप ए जो है वो आप इस साइड से ले रहे हो, तो लेट मैं आपको इस साइड से ले रहा हूँ, तो ऐसे कोई एलिमेंट लेट ए इज एलिमेंट ऑफ एच इंटरसेक्शन एन। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो एलिमेंट है वो एच इंटरसेक्शन एन से आ रहा है, आप तो एच इंटरसेक्शन एन से आप ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो एलिमेंट है वो एच का भी है एंड ए जो एलिमेंट है वो एन का भी है। तो ये चीज़ समझ में आई। ये आपको दिया गया है कि इसको आपको बताना है, इसका मतलब ए एच का भी एलिमेंट दे रखा है, ए एन का भी एलिमेंट दे रखा है। अब इसको आपको प्रूव करना है कि ये जो है, ये जो सब ग्रुप है, ये एच इंटरसेक्शन एन, ये नॉर्मल होगा एच में, एन में एंड जी में। तो बेसिकली आपको ए एलिमेंट ऑफ एच एंड ए एलिमेंट ऑफ एन दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपको प्रूफ कैसे करोगे, तो मैं इसे हटा देता हूँ या नहीं हटाऊँ, चलिए यहीं पे कर लेंगे हम लोग। चलिए तो अब बेसिकली क्या करना है, लेट, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को। चलिए तो मैं करता हूँ लेट। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये वाला प्रूव करना है। इसका मतलब ये नॉर्मल क्या दिखाना है, एन में दिखाना है, नॉर्मल मुझे एन में दिखाना है। यहाँ पे मुझे नॉर्मल कहाँ दिया था, जी में, तो इसको मैंने एक्स को क्या लिखा है, जी लिखा है। ओ सॉरी फ्रेंड्स, ये जो एक्स है वो कैपिटल जी है, याद रखना। ये थोड़ी मोटी गलतियाँ हैं जो वो सॉल्व कर सकते हैं आप, ये कैपिटल की जगह स्मॉल बना दिए, वो आप देख लेना। देखिए जब आपको नॉर्मल, जो जिसमें नॉर्मल दिखाना होता है, जो ये जो एक्स है उसमें ही बिलोंग करना चाहिए कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एन में नॉर्मल दिखाना है, इसका मतलब मैं लेट मान लेता हूँ क्या कि एक्स जो है, लेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एन। समझ में आ रहा है, एक्स को मैंने एन का एलिमेंट मान लिया, ओके। और आपको यहाँ से ले लेते हैं कि जो ए है वो भी एन का एलिमेंट है। मुझे यहाँ पे अभी एच नहीं ले रहा हूँ, मैं एन वाले को पिक कर रहा हूँ। तो जो ए है वो क्या है, एन का एलिमेंट है। ये चीज़ समझ में आई। ये चीज़ मैंने मानी है और ये आपको तो गिवन है इंटरसेक्शन से, तो ये चीज़ मैंने ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ एक्स इनवर्स ए एक्स, ये किस में बिलोंग करेगा। तो देखिए एक्स इनवर्स है, जब एक्स एन में है तो उसका इनवर्स भी होगा। कोई भी सेट है उसका कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी उसी सेट के अंदर होगा। डेट मीन्स ये भी बिलोंग कर जाएगा एन में, और ए को आप बता ही रहे हो एन में है, और एक्स भी आपका एन में है, तो ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो भी तो एन में होगी। इसका मतलब आपको ये जो एक्स इनवर्स ए एक्स है वो एन में मिल गया। समझ में आ रहा है आपको। बट देखिए आपको प्रूफ, इसके लिए प्रूफ क्या करना है वो भी आप समझो पहले। अब आप प्रूफ पता नहीं है करना क्या, ये तो आपको गिवन था, ये भी आपको जस्ट लाइक गिवन ही था क्योंकि एच इंटरसेक्शन एन था। बट आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए
प्रूफ आपको करना है इसमें जो नॉर्मल है वो n में हो जाए। इसका मतलब जो कंडीशंस है वो कैसे इंट्रोड्यूस करनी है आपको। चलिए मैं कहाँ पे लिखूँ। अब देखिए ये तो आपको चीज़ समझ में आ गई ना, तो मैं यहाँ पे लिखने की कुछ कोशिश करता हूँ। ओके, तो कि इसका काम अब खत्म हो गया लगभग, तो वो हम याद रखेंगे क्या करना है। तो आपको क्या करना था, H इंटरसेक्शन n जो है वो नॉर्मल है जैसे n में, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये प्रूफ हमें क्या हम प्रूव कर लें कि ये हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो जैसे ये ध्यान से देखिएगा, x इनवर्स AX belongs to H intersection n, okay, for all x belongs to n and a belongs to H intersection n। तो हमें ये बेसिकली ये प्रूव करना है, जिसमें जो x आ रहा है वो n से आ रहा है, जो कि नॉर्मल जिसमें दिखाना है हमें, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। ओके, तो जिसमें हमें नॉर्मल दिखाना है वो n है, और जिसको हमें नॉर्मल दिखाना है वो a है, तो H इंटरसेक्शन n। तो हमें बेसिकली ये दिखाना है, और हमें ये देखिए n यहाँ पे तो मिल गया, मतलब यहाँ पे हमें n तो मिल गया। अब हम n को किस में इंटरसेक्शन लाना है, h में, तो अब यहाँ पे h और मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम बेसिकली h और देखिए a और a एलिमेंट ऑफ n भी दिया गया था और a एलिमेंट ऑफ h भी दिया गया था। अब इसको a इज एलिमेंट ऑफ h, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो ये वाले आप मैं यूज यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, तो x इनवर्स AX एलिमेंट ऑफ, तो ये पूछ रहा है कि ये किसका एलिमेंट होगा। देखिए x इनवर्स जो है वो तो n का है, ये जो है वो h का है, और ये जो है n का है, बट मुझे यहाँ पे h चाहिए था। यदि ये n का है, क्या ये h का हो सकता है। यहाँ पे मैंने माना x जो है वो n का एलिमेंट है, ध्यान समझना, x जो है वो n का एलिमेंट है। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, मुझे यहाँ पे h चाहिए तो मेरा काम डन हो जाएगा, मैं यह प्रूव कर सकता हूँ। बट यहाँ पे h तब आएगा जब ये x और x इनवर्स h के एलिमेंट हो। क्या ये हो सकता है, आपको जो गिवन है वो क्या है, जो n है वो नॉर्मल सब ग्रुप है और h जो है वो सब ग्रुप है। देखिए हो सकता है कि नॉर्मल सब ग्रुप जो कोई ग्रुप हो वो दूसरा सेट हो, और जो आपने सब ग्रुप लिया है वो दूसरा सेट हो, उनमें कोई रिलेशनशिप ही ना हो। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यदि कोई x है, कोई एलिमेंट है वो n का है तो वो h का भी होगा। तो यहाँ पे हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये n का है तो वो h का होगा। डेट मीन्स ये कभी भी एलिमेंट नहीं बनेगा h का। जब ये h का नहीं बनेगा तो ये कभी भी इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये कभी इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे, तो ये कंडीशन कभी होल्ड होगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो आपको H इंटरसेक्शन n है ये कभी नॉर्मल नहीं बनेगा n में। आपको ये चीज़ समझ में आई। तो फर्स्ट तो आपने डिस्कार्ड कर दिया। अब बात करते हैं क्या ये H में होगा। अब यहाँ पे H की बात करते हैं। ओके, तो फिर हटाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने सब जगह क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, बस यहाँ पे आप H कर दीजिए और यहाँ पे भी H कर दीजिए। तो अब आपको आप शो क्या करना है, ये करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए लेट x इज एलिमेंट ऑफ h, यहाँ पे अभी n मान के चले तो अब h मान के चलो, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे अब जो a है वो यहाँ से हम h लेंगे पहले, तो ये भी h लीजिए, और चलिए अब करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिया, लेट x इज एलिमेंट ऑफ h। ओके, अब a इज एलिमेंट ऑफ h यहां से मैंने ले लिया। ओके, जब x h का एलिमेंट है, a h का एलिमेंट है, x h एलिमेंट है, तो ये ओवरऑल h का एलिमेंट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। अब हमें क्या चाहिए, n चाहिए, ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो और a इज द एलिमेंट ऑफ n, ये यहां से ले लिया। अब यहां से हम क्या कंडीशन ले सकते हैं, ये बहुत ध्यान से सीखने वाली बात है कि यहाँ से हम क्या कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि x जो है वो h का एलिमेंट है तो x जो होगा वो g का भी एलिमेंट होगा। क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये तो सब ग्रुप है तो h के सारे एलिमेंट g के एलिमेंट होंगे, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। बट यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखो ये इसीलिए ये चीज़ दिया गया है और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फॉर ऑल ए वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू g, यदि कोई भी वैल्यू x और g में बिलोंग कर जाती है और a इज एलिमेंट ऑफ n, तो मतलब ये दोनों चीज़ें आपको दी जाती हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि x इनवर्स ax बिलोंग्स टू n।
ये नॉर्मल की कंडीशन आपको गिवन थी, यही तो गिवन थी, तो आप इजीली से ये कह पाएंगे। तो आपने क्या कह दिया, एक्स इनवर्स ए एक्स इज एलिमेंट ऑफ एच, एक्स इनवर्स ए एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इससे पहले मैंने एन में दिखाया था एच के लिए, वहाँ पे भी ये यूज कर सकता था, वहाँ पे भी यूज कर जाता कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी, ये यूज आप बता हो सकता है, अभी मैं डिस्कशन करूँगा उसके ऊपर भी कि आपका कौन एक डाउट हो सकता था कि जैसे यहाँ पे मैंने एच को जी से ले लिया, वैसे वहाँ पे भी ले सकते थे क्या। तो वहाँ पे फ्रेंड्स यदि हम क्या करते, एक्स बिलोंग्स टू जी कर लेते। चलो अभी मैं बात करता हूँ उसके ऊपर भी, तो आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे आप समझिए, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एच में भी दिखा दिया, एन में भी दिखा दिया, तो हम यहाँ क्या सकते हैं, एक्स इनवर्स। तो फ्रेंड्स थोड़ा पेन दूसरा लेते हैं, देन फिर उसके फर्दर बात करते हैं। देखिए तो एक्स इनवर्स ए एक्स, जो एक्स इनवर्स ए एक्स है वो क्या होगा, इंटरसेक्शन में आ गया, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, ये इंटरसेक्शन में आ गया। और कंडीशंस क्या है आपके पास, देखिए तो एक्स इनवर्स ए एक्स इज एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है, वेयर ये जो ए आ रहा है, ये देखिए दोनों में आ रहा है, डेट मीन्स इंटरसेक्शन में आ गया। और जो आपका एक्स आ रहा है, एक्स किस में आना चाहिए, जो एक्स आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, एच में, क्योंकि एच की तो आ रहा है, ठीक है। तो ये किसकी नॉर्मल की कंडीशन बन गई, यही तो बन गई, डेट मीन्स वी प्रूव दिस इज नॉर्मल इन एच। अब बात करते हैं जो अभी आपको पहले बताया था वो क्यों नहीं हुआ था। वहां पे यदि मैं बात करता कि x जो है वो n का है, ठीक है, यहां से आप ये तो कह सकते हैं कि x जो आएगा वो g में आएगा। मैं ऊपर समझाता हूं, अभी इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम प्रूव कर लिए। चलिए मैंने वहां पे आपको बताया था कि लेट x इज एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन था कि यहाँ से आप ये भी तो कह सकते थे कि x इज एलिमेंट ऑफ g, बिल्कुल कह सकते थे, बट इसके बाद हम ये नहीं कह सकते थे कि x इज एलिमेंट ऑफ h। ये समझ में आ रहा है, आप ये कह सकते हो x इज एलिमेंट ऑफ h इंप्लाइज डेट x इज एलिमेंट ऑफ g, बट आप ये नहीं कह सकते कि x इज एलिमेंट ऑफ h। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप कोई ग्रुप एच सब ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हो, वो हमेशा ग्रुप के एलिमेंट में होगा, बट कोई आप ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हो वो जरूरी नहीं वो आपके सब ग्रुप में हो, आप कोई दूसरा एलिमेंट लेके सब ग्रुप बना दिए हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये कंडीशन समझ में आया वो क्यों नहीं हुआ था, तो वहाँ पे मैंने बता नहीं पाया, तो यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं वही कंडीशन को, मैं क्या लेता हूँ, लेट, यहाँ पे ले लेता हूँ जी, वही इसी को स्टार्ट करिए जो एन का था। सिमिलरली आपको क्या करना है, एच इंटरसेक्शन एन को ये दिखाना है कि ये जी में भी नहीं आता। वैसे तो आपके पास दो केसेस हैं यहाँ पे, क्या कि यदि आप एच पे दिखा चुके हो नॉर्मल होगा तो ये जी में तो होने वाला है नहीं। एक तो ये डायरेक्टली कर सकते हो, यदि आप प्रूव करना चाहते हो ये क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता वो देख लीजिए। आप पहले सिंपली जैसे दोनों कराए वैसे ही कर देना, बट एक बार कैसे आप मानोगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, ये मानोगे, बिल्कुल मानोगे। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट कंडीशन, और आपको दो कंडीशन तो पहले से गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि ए इज एलिमेंट ऑफ एच और ए इज एलिमेंट ऑफ एन। तो x इज एलिमेंट ऑफ g और a इज एलिमेंट ऑफ n से तो ये डायरेक्टली आपको एक मिल गया कि a n में तो होगा ही होगा। क्या ये h में होगा, वही कंडीशन फिर से आ जाएगी कि x इज एलिमेंट ऑफ g में तो है, हम ये नहीं कह सकते x इज एलिमेंट ऑफ h, तो ये h में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर से ये g में नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात को। यदि यहाँ पे भी ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलो मैं कर देता हूँ एक बार, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, एक्स इनवर्स ए एक्स बिलोंग्स टू, देखिए जो एक्स आ रहा है ये जी में तो आ रहा है, क्या ये एच में आएगा, ये एच में नहीं आएगा, जरूरी नहीं एच में आए, ये नीड नॉट टू बी ट्रू कंडीशन है, ये हो भी सकता और नहीं भी, बट हम नहीं वाला केस लेंगे। क्यों लें कि आ रहा है, हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। एक भी केस यदि ऐसा हो जाए कि नहीं आ रहा है तो हम वही लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन दे सकेंगे, ठीक है ना। बट ये तो एच में आ रहा है क्योंकि ये हमें इंटरसेक्शन वाली कंडीशन से मिला हुआ है, तो हम जब ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ओनली ये आ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूरा एच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये एच में नहीं आ रहा तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, डेट मीन ये आपका जो नॉर्मल होगा वो जी में नहीं होगा। तो ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, क्या कि एच इंटरसेक्शन एन इज नॉर्मल इन एच, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी
हो सकता है बहुत लंबी हो गई हो, तो आई थिंक मुझे 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करनी पड़े, बट आप चेक करते रहिए। बट मैं कोशिश करूँगा फुल वीडियो अपलोड हो। और मैंने आज का जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी तकलीफ हुई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने पूरी 100% देने की कोशिश की, बट आपको यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप या तो कमेंट बॉक्स देखिएगा या फिर ग्रुप देखिएगा, ठीक है। दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं, आपके पास 3 चॉइसेस हैं, कमेंट है और 2 ग्रुप हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी थी, तो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको यदि बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ये तो आपका काम ही है। एंड एक चीज़ ज़रूर करिएगा, आप शेयर ज़रूर करा करिएगा, क्योंकि इसको आपको बहुत उन लोगों तक पहुंचाना है जिसको इसकी नीड है, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। क्योंकि ये फ्री क्रैश कोर्स आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, जिससे से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बट मेरा यही मोटिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ, और मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अदर सॉल्यूशंस लाइक लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस। देखता हूँ किसका करवाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।